हेलो एवरीवन, अगर आप लोग फाइल करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर और असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर, तो ध्यान रखिएगा एक छोटी सी गलती की वजह से आपका जो रिफंड है वो रुक सकता है, आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है या आप लोगों को नोटिस भी रिसीव हो सकता है। जी हाँ, एक गलत फॉर्म सिलेक्ट करने से हजारों टैक्स पेयर्स हर साल परेशानी का सामना करते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कौन सा फॉर्म आप लोगों को फाइल करना है, तो ये कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि कौन सा आईटीआर फॉर्म किस पर्सन को फाइल करना है। वैसे तो हमने बेसिक मास्टर चार्ट आप लोगों को बता के दे दिया है, लेकिन हमें बिल्कुल एक समरी पे नहीं जाना है, हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि कौन सा फॉर्म किस पर्सन को फाइल करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ITR-1 की। ITR-1 किसे फाइल करना है? कोई भी ऐसा टैक्स पेयर जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, यानी अगर कोई ऐसा टैक्स पेयर है जो रेजिडेंट नहीं है, उसके ऊपर ITR-1 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। अगर टोटल इनकम आपकी 50 लाख तक है, यानी दो कंडीशंस होगी, एक तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, दूसरा आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख तक है, तभी आपको ITR-1 की तरफ जाना है। अब ITR-1 में कौन कौन से आपको इनकम सोर्सेज दिखाने हैं? या तो आपके पास सैलरी इनकम है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट है या रिटायर्ड पर्सन है। इनमें से कोई भी अगर पर्सन है जो कि सैलरी अर्न कर रहा है किसी भी सोर्स से, वो ITR-1 में अपनी इनकम दिखा सकता है। 2 हाउस प्रॉपर्टीज का रेंट आप ITR-1 में शो कर सकते हैं। अगर आपका अदर सोर्सेज से कोई भी सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है, FD इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन आ रही है या अदर भी कोई इनकम है, वो आप शो कर सकते हैं ITR-1 में। साथ ही साथ आप एग्रीकल्चर इनकम भी शो कर सकते हैं, बट अप टू 5,000 रुपीज ओनली। यानी कि अगर 5,000 से ज़्यादा आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है तो आप उसको ITR-1 में शो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? यूनिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये तीनों अगर आपने सेल की और लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर सेल की, और आपका जो प्रॉफिट है, जो लॉन्ग कैपिटल गेन है यहाँ पे LTCG, वो 1.25 लाख तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप लोग ITR-1 के अंदर इसको शो कर सकते हैं। बस आपको इनका अलग से कुछ डिटेल नहीं देनी, आप लोगों को टोटल सेल कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें देना होता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे लॉस को ITR-1 के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी मैम। अब देखिए प्रैक्टिकली मैं समझाऊँ, कोई भी एक पर्सन है, सैलरी उसकी दी हुई है, FD का इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 80,000, यानी 1.25 लाख से कम है। एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से कम है, तो ITR-1 इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। ITR फॉर्म का जरूर ध्यान रखिएगा, रिटर्न डिफेक्टिव के नोटिस बहुत ज़्यादा आते हैं अगर आप लोगों ने ITR फॉर्म गलत फाइल कर दिया तो। क्लियर? अब देखिए कौन कौन से पर्सन ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहले मैंने बताया रेजिडेंट होना चाहिए, तो नॉन रेजिडेंट तो इसको फाइल कर ही नहीं सकता है। नोट्स आप लोगों को चाहिए, फिलहाल मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी, लेकिन देखो 1-to-1 रिक्वेस्ट के अंदर मुझे शेयर करना मुश्किल हो जाता है। ग्रुप में शेयर करने के बाद मैं अपने वेबसाइट पे इसको अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहां से या ITR के नोट्स जो हैं ये डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये नोट्स जो हैं ये मिलते रहें। इनकम अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा है तो आप लोग ये फॉर्म नहीं फाइल कर पाएंगे। बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम, 2 हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा अगर हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है तो आप यहाँ शो नहीं कर पाएंगे। फॉरेन एसेट, फॉरेन इनकम, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अनलिस्टेड शेयर, NRI हैं या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, आप कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं अपने लॉसेस को, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है, तो आप लोगों के लिए ITR-1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है, भूल जाइए। क्लियर? नाउ अगर आप लोगों का कैपिटल गेन जो है शेयर से ज़्यादा है 1.25 लाख से, तो आपको ITR-2 पे शिफ्ट होना होगा। ये भी हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। देखिए ITR-2 किसको फाइल करनी है? ITR-2 इंडिविजुअल्स एंड HUF को फाइल करनी है जिनकी सैलरी इनकम हो, पेंशन इनकम हो। देखिए ITR और यहाँ पे इंडिविजुअल और मैंने HUF की बात किया, पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं की है, ट्रस्ट, AOP, BOI की बात नहीं की है। क्लियर? जिसकी सैलरी इनकम है, पेंशन है, यानी सैलरी भी शो हो सकती है ITR-2 में। कैपिटल गेन्स, जो भी कैपिटल गेन से आपकी इनकम आ रही है, आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसकी अगर कोई भी इनकम है आप यहाँ शो कीजिए, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम शो कीजिए, लॉटरी की इनकम शो कीजिए, फॉरेन एसेट्स, फॉरेन इनकम आपकी कोई भी आ रही है, एनआरआई स्टेटस है अगर आपका, यानी आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन है, आप ये आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 1 ये लोग फाइल नहीं कर सकते थे जो कि एनआरआई हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, अनलिस्टेड शेयर्स हैं आपके पास, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है और कैरी फॉरवर्ड अगर आपको लॉस करने हैं तो आप ये वाली आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब देखिए सैलरी इनकम आपकी 25 लाख की आई, ये तो आईटीआर 1 में भी चला जाता, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ना शेयर्स पे वो 8 लाख का हो गया, तो इसका मतलब अब आप लोग आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। किस पे जाना होगा आपको? आईटीआर 2 पे। क्लियर हो गया? जी मैम। एनआरआई है, एनआरआई की इनकम हो रही है रेंटल इनकम से, ऑब्वियसली आईटीआर 2, आईटीआर 1 तो ये फाइल कर ही नहीं सकता। आईटीआर 1 तो सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी पर्सन है, डायरेक्टर है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और सैलरी इनकम आ रही है, ओनली डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर के केस में कौन सी आईटीआर जाएगी? आईटीआर 2 जाएगी। डायरेक्टर्स आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। अब आईटीआर 2 कौन से पर्सन फाइल नहीं कर सकते? जिनकी बिजनेस की इनकम है किसी भी तरीके की, वो लोग आईटीआर 2 फाइल नहीं कर सकते। फ्रीलांसिंग की इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, ये लोग आईटीआर 2 फाइल नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? आईटीआर 1 को हमने अच्छे से समझ लिया और आईटीआर 2 को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। नाउ आईटीआर 3 पे हम लोग आएंगे। आईटीआर 3 में सेम इंडिविजुअल और एचयूएफ इसको फाइल कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ की कोई बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, फ्रीलांसिंग, यानी ये सब एक तरीके से बिजनेस की बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान से आप देखो, यहाँ किसकी बात हो रही है? बिजनेस की। कमीशन इनकम है, एफ एंड ओ ट्रेडिंग की इनकम है, इंट्राडे ट्रेडिंग की इनकम है। इंट्राडे ट्रेडिंग और एफ एंड ओ को बिजनेस इनकम ही माना जाता है। अगर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो मैं क्लियर कर रही हूँ, एफ एंड ओ और इंट्राडे ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम ही ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट, पार्टनर रेम्यूनरेशन हो, प्रिजम्पटिव इनकम हो, ठीक है। अगर आप लोग आईटीआर 4 फाइल नहीं कर रहे हैं और कोई भी प्रिजम्पटिव इनकम हो, आप लोग कहाँ पे अपनी आईटीआर शो करेंगे? आईटीआर 3 आप लोग फाइल करेंगे। अगर कोई सीए है, प्रैक्टिस के अंदर है, उसे प्रोफेशनल इनकम मिली, प्रोफेशनल रिसिप्ट जो कि 40 लाख रुपीस हैं, तो यहाँ पे आपकी आईटीआर कौन सी जाएगी? आईटीआर 3 यहाँ पे आपको फाइल करनी है। बाकी प्रिजम्पटिव केस में यहाँ पे आईटीआर 4 भी आप लोगों के पास आ सकती थी। अब वो कैसे आएगी मैं अभी आगे आईटीआर जो 4 के बारे में हम डिस्कस करेंगे वहाँ देखेंगे। डॉक्टर है, डॉक्टर की प्रोफेशनल रिसिप्ट 75 लैक्स है, वो आईटीआर 3 फाइल कर सकता है। स्टॉक ट्रेडर है, अभी हमने बताया एफ एंड ओ है और इनकम आ रही है एफ एंड ओ की, फ्यूचर एंड ऑप्शन की, आईटीआर 3 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। कोई भी पर्सन है, पार्टनर है फॉर्म में, उसके पास सैलरी आ रही है, इंटरेस्ट आ रही है, आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगी। ध्यान रखिएगा, एफ एंड ओ इनकम में कई लोग आईटीआर 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें एफ एंड ओ इनकम मैंने अभी बताया ये बिजनेस इनकम है, इंट्राडे इनकम आपके बिजनेस इनकम है, तो आप लोगों ने इस केस में आईटीआर 3 को फाइल करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आईटीआर 4 पे। आईटीआर 4 में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम आता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हमारे पास 3 तरीके की आईटीआर होती है, 44AD, 44ADA और 44AE। क्लियर? 44AD में आपने जितना कैश के अंदर पेमेंट रिसीव की सेल और जितना बैंक के अंदर रिसीव किया, आपने जो सेल की, सेल का पैसा 2 तरीके से आएगा, एक तो कैश में और दूसरा बैंक में। जितना पैसा आपके पास बैंक में आया उसका 6% प्रॉफिट और जितना पैसा कैश में आया उसका 8% प्रॉफिट आपको दिखाना ज़रूरी होता है अगर आप 44AD की प्रिजम्पटिव स्कीम लेते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस प्रिजम्पशन के अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं 44AD में, तो आपको आईटीआर 4 फॉर्म फाइल करना है। 44AD के ए क्या आपके पास किसके लिए एप्लीकेबल होती है? प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, कोई आर्किटेक्चर्स हो गए, इनके ऊपर कौन सी फॉर्म एप्लीकेबल होती है? उसके ऊपर 44ADA स्कीम एप्लीकेबल होती है। इनको कितना प्रॉफिट मिनिमम दिखाना ज़रूरी है? 50%। जैसे अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी प्रोफेशनल रिसिप्ट कितनी है? 40 लाख, तो वो इसका 50% अपना प्रॉफिट शो कर सकता है विदाउट एनी ऑडिट। यहाँ अगर इसको ये 44ADA में दिखाएगा तो इसको ज़्यादा डाटा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, जस्ट 20 लाख का अपना प्रॉफिट दिखा दे, उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर दे, कोई इससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांगी जाएंगी और इससे अदर कोई भी इंक्वायरी नहीं की जाएगी अगर ये 44ADA में जाता है। क्लियर? तो यानी कुछ एक ऐसे पर्सन्स भी हैं जो 3 फॉर्म भी ले सकते हैं और फॉर्म नंबर 4 भी ले सकते हैं।
अगर 44A को की बात करें तो 44A को कौन फाइल कर सकता है? जो ट्रांसपोर्टर हैं वो इसको फाइल कर सकते हैं, उनके लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है। कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ, रेजिडेंट इंडिविजुअल का होना जरूरी है, जैसे आपके पास ITR 1 में भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जरूरी था। HUF होना चाहिए या फिर रेजिडेंट फर्म हो सकती है, यहाँ पे LLP नहीं हो सकती। इनकम अप टू 50 लाख रुपीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपको यहाँ पे ऑप्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की रिसिप्ट 30 लाख है, तो 44ADA के अकॉर्डिंग वो 15 लाख का यहाँ पे जस्ट प्रॉफिट शो करे और उसको कुछ भी ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी ट्रेडर है, उसकी टर्नओवर 1 करोड़ है, तो 44AD को वो ऑप्ट करके अपनी 8% या फिर 6% की इनकम यहाँ पे शो कर सकता है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, आप ये वाला फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट्स है, आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, NRI हैं, अनलिस्टेड शेयर्स हैं आपके पास, 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरी फॉरवर्ड करने हैं आपको अपने लॉसेज, या फिर फॉरेन इनकम है, इस केस में आप लोग ITR 4 फॉर्म नहीं फाइल कर पाएंगे। मैंने ITR 3 और फॉर्म 4 का यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया है। बिजनेस इनकम के केस में ITR 3 आप फाइल कर सकते हैं, ITR 4 भी फाइल कर सकते हैं। प्रोफेशनल इनकम के केस में भी दोनों फाइल कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे बिजनेस वालों को या प्रोफेशनल वालों को, ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम वाले वैसे तो दोनों ही फॉर्म्स फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेना है, ये वाला बेनिफिट लेना है, तो ITR 3 आपके लिए ऑप्शनल है, ITR 4 मैंडेटरी है। यहाँ पे ITR 4 में आपको जाना होगा, ये मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत है, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत नहीं है। ऑडिट केसेस में ITR 3 जाएगी, ITR 4 नहीं जाएगी। डिटेल्ड डिस्क्लोजर आपका ITR 3 में रहता है, ITR 4 में डिटेल्ड डिस्क्लोजर नहीं देना होता। इनकम लिमिट की अगर मैं बात करूं, 50 लाख की लिमिट तक आपकी इनकम है, ITR 4 आप फॉलो करें। 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो ITR 3 को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। गाइज, आप लोगों के बेनिफिट के लिए नोट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी, आप लोगों को ग्रुप में नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन बार बार शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप ग्रुप में फिलहाल नहीं है तो आप लोग नीचे दिए गए वेबसाइट के लिंक पे जाइए, वहाँ पे आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे PDF फॉर्मेट में, क्योंकि 1 to 1 शेयर करना हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड होते रहें। नेक्स्ट हम बात करेंगे ITR 5 की। ITR 5 किसके लिए एप्लीकेबल है? देखिए, पार्टनरशिप फर्म्स की अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं, LLP, AOP, BOI, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बिजनेस ट्रस्ट, एस्टेट ऑफ पर्संस, इनकी अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं ना, तो इनकी कौन सी ITR जाएगी? इनकी ITR 5 फाइल होगी। क्लियर? कोई भी CA पार्टनरशिप फर्म है, CA प्रोप्राइटरशिप फर्म अपनी ITR 3 और 4 फाइल कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म ITR 5 फाइल करेगी। LLP है, कंसल्टेंसी में एंगेज्ड है, ITR 5 को फाइल करेगी। यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन ITR 5 फाइल नहीं कर सकता। HUF कंपनीज, ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट ITR 7 फाइल करेंगे। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका मैंने आपको बताया, बिजनेस ट्रस्ट हैं, ये तो आप लोगों के क्या ITR 5 को फाइल करेंगे, लेकिन जो अदर ट्रस्ट हो गए वो ITR 7 फाइल करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाती है ITR 6। ITR 6 कौन फाइल करेगा? कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी और सेक्शन 8 कंपनीज, जितनी भी कंपनीज है उस ITR 6 को फाइल करेंगी। कंपनीज जिनको एग्जाम्पशन मिली है सेक्शन 11 की, वो इसको फाइल नहीं कर पाएंगे, उनको ITR 7 फाइल करनी होगी। ITR 7 जो है वो एप्लीकेबल होती है किसको? सेक्शन 139(4)A वाले चैरिटेबल ट्रस्ट को, सेक्शन 139(4)B वाले पॉलिटिकल पार्टी को, 4C वाले स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस को, 4D वाली यूनिवर्सिटीज़ को, 4E वाले बिजनेस ट्रस्ट को, 139(4)F वाले इन्वेस्टमेंट फंड्स को, इन सभी को ITR 7 फाइल करनी होती है। प्रैक्टिकली एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, NGO है, रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12A भी, इसको ITR 7 फाइल करनी है। एजुकेशनल सोसाइटी है, इसको ITR 7 फाइल करनी है एजुकेशनल सोसाइटी को। रिलीजियस ट्रस्ट है, इसको ITR 7 फाइल करनी होगी। यहाँ से मैंने आप लोगों के लिए एक रिवीजन चार्ट बना दिया है, इसको आप लोग खुद से थॉरली स्टडी कर लीजिएगा। ये FAQ है, अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो इन क्वेश्चन से भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस, वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ITR 1 to 7 हमने एक एक फॉर्म को कंप्लीट डिटेल में यहाँ डिस्कस किया है। वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतना रिवॉर्ड हमारे लिए भी करके जाइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़िया धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।